जोहार, नमस्कार। नमस्कार। न्यायालयों के क्षेत्राधिकार अलग अलग हैं। अब विभिन्न तरह के न्यायालय हैं। कानून की बात में अब तक हम कानून से संबंधित जानकारी आपको देते रहे हैं ताकि आपको बताया जा सके कि किस कानून के बारे में कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पिछले 5 सालों से जब कानून की बात होती है तो अलग अलग मामलों में सरकारी स्कीम्स क्या है, उसमें कैसे आप डीएलए से या जालसा की मदद ले सकते हैं। कोई डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट हो या बाहर का डिस्प्यूट हो, इस सब मामलों में कैसे ले सकते हैं, मध्यस्थता कैसे होता है, लोक अदालत क्या है, इन सब के बारे में बताते रहें। आज हम चर्चा करेंगे न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर और कितने तरह के न्यायालय होते हैं। इसलिए कि बात समझ में नहीं आती है कि मुझे जाना कहाँ चाहिए, किस मामले को लेकर कहाँ जाना चाहिए और कहाँ किसको क्या अधिकार है। पीआईएल कहाँ हो सकता है, पंचायतों के लेवल पर क्या फैसले हो सकते हैं, पंचायतों को क्या क्षेत्राधिकार मिला हुआ है न्यायालय का, वहाँ क्या व्यवस्था है। हमारे साथ बात करने के लिए आज के दिन मौजूद हैं झारखंड रियल एस्टेट अपीलेट अथॉरिटी के सचिव स्वर्ण शंकर प्रसाद जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। एक तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि 2-3 तरह के न्यायालय जो बात समझ में आती है। एक तो है कि एग्जीक्यूटिव्स जी, उनके न्यायालय हैं, एसडीओ कोर्ट है जी, या सर्किल अफसर का कोर्ट है। दूसरे की पंचायतों में जहाँ न्यायालय की सुविधा है, सरपंच हैं वहाँ पर या पंच हैं वहाँ पर, और जहाँ पंच सरपंच की व्यवस्था नहीं है और मुखिया या जो वार्ड पार्षद हैं उनको कोई अधिकार है कि नहीं है। तीसरे की बहुत सारे मामलों में लोगों को लगता है कि इस मामले बहुत जनहित का मामला है, इसमें पीआईएल करना चाहिए। तो हम लोग शुरू करें कि न्यायालयों के क्षेत्र एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी दोनों क्या है, कैसे क्या फ़र्क है, वहाँ कौन से मामले सुने जाते हैं, यहाँ कौन से मामले सुने जाते हैं। इसलिए भी कि अभी एक फ़ैसला आया है, ये शायद मैंने तो पहली बार देखा है कि एक मामला था जिसमें कि सीओ ने कोई निर्माण कार्य रोक दिया कि आप निर्माण नहीं करा सकते हैं। तो हाई कोर्ट में वो कंप्लेंट गए और उन्होंने कंप्लेन किया कि भाई सीओ को यह अधिकार नहीं है, यह अधिकार सिर्फ जुडिशरी को है, तो सीओ कैसे करें। और सीओ को हाई कोर्ट ने 10,000 फाइन कर दिया। सीओ एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट माना जाता है, वीडियो एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट माना जाता है, उनका क्षेत्राधिकार क्या है। तो इन सब मामलों में हम चर्चा करें, अपने दर्शकों को बताएं प्लीज़। न्यायालय जो सही अर्थ में जहाँ न्याय किया जा सकता है वो हम लोगों के यहाँ सिविल कोर्ट है, और सिविल कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। जी। और जहाँ तक कार्यपालिका का क्षेत्राधिकार है, कार्यपालिका में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स का कोर्ट होता है और इसमें एसडीओ होते हैं। एसडीओ के साथ और कुछ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स होते हैं। उनका कार्य होता है जहाँ कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है और उससे संबंधित अगर कोई विवाद है तो उन सभी मामलों की सुनवाई वहाँ होती है। आपने सुना होगा कि 107 का प्रोसीडिंग चलता है, 144 का प्रोसीडिंग चलता है, 145 का प्रोसीडिंग चलता है। 107 वहाँ जहाँ पर कि लोगों को लगता है शांति भंग होने का खतरा है, जहाँ पर कि किसी ज़मीन या किसी अन्य अस्थायी चीज़ पे कब्जे की बात हो, ये सारे मामले एग्जीक्यूटिव कोर्ट में होते हैं। और विधिक न्यायालय जो होता है जुडिशल साइड में, यहाँ पर अपराध के मामले और दीवानी मामले, 2 तरह के मामले आते हैं। दीवानी मामले में क्षेत्राधिकार फिर अलग अलग है। मुंसिफ हैं, डायरेक्ट मुंसिफ के यहाँ आता है कोर्ट, सब जज के यहाँ आता है केस, और उसके बाद फिर अपीलेट कोर्ट है। उस मामले में हाई कोर्ट अपीलेट कोर्ट है और वहाँ से फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। ये एक अंतर है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव्स में मेरी जानकारी जहाँ तक है, उसमें जो बीडीओ सीओ होते हैं वो नाम के साथ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी उनके साथ जुड़ा रहता है कि वो वहाँ की मजिस्ट्रेट नहीं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए पोस्टिंग होती है। हम आते हैं, ये आपसे समझना चाहेंगे। दूसरे की सब डिवीज़न में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं जिसमें कि पोस्टिंग होती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में, लेकिन बीडीओ सीओ को अपने क्षेत्राधिकार में पावर है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। जितनी मेरी जानकारी वो मैं बता रहा हूँ, आपसे मैं क्लियर करना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अलावा एसएआर कोर्ट होता है जो ज़मीन के मामलों को देखता है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी अलग अलग पावर मिले हुए अलग अलग मामलों को देखने के लिए जो एग्जीक्यूटिव से संबंधित है। तो हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो क्षेत्राधिकार है, न्यायालय कहाँ वर्जित है जहाँ की एग्जीक्यूटिव ही फैसला करेगा, और कहाँ पर ये क्या नाम है
जुडिशरी में ही जाना पड़ेगा। यहाँ भी मामला में फैसला ही होता है, जो ये मामला है क्या नाम है, एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, जितने भी राज्य के लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित मामले हैं वो सब एक्सिक्यूटिव मामले हैं और वो एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के पास जाते हैं। और जैसे डीसी हैं तो डीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हैं, साथ साथ जमीन के सारे मामलों का 144 से लेकर के कर्फ्यू लगाने तक के बारे में फैसला वो ले सकते हैं, जो एक्सिक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन के मामले आते हैं। जी, वो सारा लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित जितना भी मामला है सारा एक्सिक्यूटिव के पावर के अधीन है। और जहाँ कहीं टाइटल का मामला आता है, अच्छा, टाइटल अगर किसी मामले का है तो वो चला आएगा न्यायालय में, सिविल कोर्ट में आएगा और वहाँ से मामला निपटेगा। अब दूसरे हम जानना ये चाह रहे थे कि पंचायत, जो झारखंड में पंचायती व्यवस्था है, यहाँ पर सरपंच की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ जो पंचायत है वहाँ मुखिया और पार्षद को अधिकार है क्या पंचायती करने का और फैसला देने का? संभवतः आप ग्राम न्यायालय की बात कर रहे हैं। ग्राम न्यायालय का एक्ट 2008 में आया था। 2008 में ग्राम न्यायालय की संरचना के विषय में हुआ और ग्राम न्यायालय स्थापना करने की दिशा में झारखंड सरकार की ओर से कदम भी उठाए गए थे। वहाँ ग्राम न्यायालय में भी एक मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति की बात थी, जो हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से गवर्नमेंट को करना था। और उस न्यायालय में, वो न्यायालय का स्वरूप चलंत होता, वो मूवेबल न्यायालय होता और जगह जगह घूम के दीवानी और आपराधिक दोनों तरह के मामलों का वो निपटारा करता। किंतु अभी झारखंड में कोई ग्राम न्यायालय नहीं। हम दूसरी चीज़ जानना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पंचायतों में जहाँ सरपंच हैं वहाँ उनको जो क्षेत्राधिकार है, किस तरह के मामलों की वो सुनवाई कर सकते हैं और किस तरह के मामले वहाँ नहीं सुनवाई करते। झारखंड में तो है ही नहीं, झारखंड में सरपंच की व्यवस्था ही नहीं है अभी तक। दूसरा जो आपने मामले बताया, ये क्या नाम है कि ग्राम न्यायालय की व्यवस्था करनी थी, उसमें एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट आने वाले थे, एक्सिक्यूटिव नहीं जुडिशरी मजिस्ट्रेट आने वाले थे, तो वो तो अभी व्यवस्था में ही नहीं है। लेकिन अभी जो पंचायत है, उन पंचायतों में किसी, झारखंड के संदर्भ में, वहाँ किसी तरह का फैसला या पंचायती करने का राइट उनको है क्या? उसको लीगल ग्राम पंचायत में छोटे छोटे मामलों का निपटारा की बात थी, लेकिन जब ग्राम न्यायालय का एक्ट आ गया तो सारी व्यवस्था उस ओर चली गई और उसके स्थापना की बात होने लगी। अभी भी देश में 208 ग्राम न्यायालय चल रहा है। नहीं तो अभी आज के दिन में झारखंड के पंचायत कोई फैसला नहीं ले सकते, पंचायती कर सकते हैं, फैसला नहीं कर सकते हैं। पंचायती राज में इनको अधिकार है। हाँ। और वो 100 रुपये सरपंच होने तक क्या, या सरपंच के पहले भी सरपंच को 100 रुपये तक का फाइन का अधिकार था। वो किसी को जेल नहीं भेज सकते थे। 100 रुपये तक के फाइन का अधिकार था। लेकिन अभी वो जहाँ सरपंची व्यवस्था नहीं है वहाँ तो नहीं है ये अधिकार, वहाँ ये अधिकार नहीं है। सामान्य जो पंचायत है वो मुखिया का, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, विकास का काम है, वो करेंगे, फैसले का काम नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा ये मामला कि किस तरह के मामलों में, जैसे कि आपने बताया कि एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जो एडमिनिस्ट्रेशन और विधि व्यवस्था का मामला है, उस मामले में एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट, बाकी सारे मामले जहाँ टाइटल सूट का मामला हुआ सारे के सारे जुडिशरी में जाएंगे। ये अधिकार यहाँ कहाँ वर्जित हो जाता है जहाँ की वो नहीं करेंगे। जैसे 144 अगर टूटता है तो 188 में वो फैसला देते हैं, लेकिन कहाँ वो नहीं देंगे तब जुडिशरी में ही जाएगा। बहुत सारे मामलों जिसमें कि चुनाव वाले मामले होते हैं, जो आदर्श आचार संहिता की बात होती है, वो एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट के यहाँ भी जाता है, जुडिशरी में भी जाता है। आदर्श आचार संहिता के जो मामले हैं, उस सारे मामले जहाँ कहीं भी एग्जीक्यूटिव को लगता है कि अब इसके लिए पनिशमेंट देना है, पनिशमेंट की जहाँ बात होगी वो मामला को कोर्ट में ले जाएंगे। अच्छा। और कोर्ट से पनिशमेंट होगा। अच्छा। अब ये जो 3 तरह के व्यवस्था जो है, एक सब डिविजनल लेवल पर, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और फिर हाई कोर्ट लेवल पर, यहाँ भी एक दीवानी हो गया, एक ये क्या नाम है, ये हो गया फौजदारी हो गया। तो इसमें थोड़ा सा फर्क बताइए, किस तरह के मामले को किस अदालत में ले जाएंगे? जैसे फौजदारी में किस तरह के मामले जाएंगे और दीवानी में किस तरह के मामले? फौजदारी में हमारे यहाँ मामला जो छोटे मोटे अपराध हैं, 2 तरह का मामला है। एक मजिस्ट्रेरियल ट्रायल होता है और दूसरा सेशन ट्रायल होता है। मजिस्ट्रेरियल ट्रायल में जहाँ पर अपराधी को 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, और सेशंस ट्रायल जो बड़े अपराध हैं जैसे हत्या है, डकैती है, इन तरह के अपराध सब सेशंस कोर्ट में चले जाते हैं। और निम्न श्रेणी के जो अपराध हैं, उसका मजिस्ट्रेरियल ट्रायल होता है, मजिस्ट्रेट के यहाँ उसका ट्रायल किया जाता है।
कोई कंप्लेनेंट, अब तो नई व्यवस्था हो गई जिसमें कि प्री लिटिगेशन का मामला आ गया, कोई भी कंप्लेंट को अगर कंप्लेन हो, टाइटल सूट से मामला हो या क्या नाम है फौजदारी का मामला हो, तो कैसे वो तय करेगा कि कहाँ हमको जाना है, या वो कहीं एक खास जगह कंप्लेन देगा और ये सीजेएम जो है, सीजेएम फैसला करेंगे कि यह इस कोर्ट में जाना है, ऐसी कोई व्यवस्था अभी व्यवस्था है प्राय सभी कोर्ट को थाना वाइज अधिकार दे दिया गया है, कौन थाना किस में पड़ेगा। और केस दो तरह से लाया जा सकता है, एक तो पुलिस केस और दूसरा कंप्लेंट केस। पुलिस केस में संबंधित थाने में चला जाएगा मामला, जिस थाने में गया, और उस थाना को जिस मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है वहाँ वो मजिस्ट्रेट उसको संचालित करेंगे, कॉग्निजेंस भी वही मजिस्ट्रेट लेंगे। कंप्लेंट जो होगा वो सीजेएम के यहाँ फाइल होता है, वहाँ से फिर ट्रांसफ़र होगा। नहीं, सीजीएम के यहाँ से ट्रांसफ़र होगा जो क्षेत्राधिकार वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास, जी सीजेएम के पास, जेएम के पास, यही ना है। जी। कंप्लेनेंट कहाँ जाएगा? एक तो है कि जैसे कहा जाता है कि बहुत सारे मामलों में कि सीधे आगे यहाँ कंप्लेन कर दिया, जुडिशियरी में कंप्लेन कर दिया, बहुत सारे मामलों में होता है कि कोर्ट ये कहना थाना नहीं सुन रहा तो आकर कोर्ट में उन्होंने कंप्लेन कर दिया, तो कहाँ कंप्लेंट सीजेएम के यहाँ फाइल करेंगे। अच्छा। और सीजेएम के यहाँ से फिर जहाँ जिसको थाना क्षेत्र जो होगा उस थाना को दिया जाए, फिर थाने से बाकी सारी चीज़ें चलेगी। अब थोड़ा सा पीआईएल के बारे में हम लोग बात करें, पीआईएल क्या होता है और किस तरह के मामलों में पीआईएल कहाँ दायर किया जा सकता है? पीआईएल की शुरुआत 2008 में ऑनरेबल जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा शुरू किया गया था। ये मामला था, एक कपिला हिंगोरानी एक लेडी थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया था बिहार के बंदियों के विषय में, और सर्वप्रथम इसी आधार पे मामला दर्ज किया गया। अमूमन जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में मामले जाते हैं उसमें लोकस स्टैंडाई एक प्रमुख चीज़ होता है। अगर किसी का लोकस स्टैंडाई है तो ही वो मुकदमा कर सकता था, लेकिन पीआईएल में लोकस स्टैंडाई को छोड़ दिया जाता है। इससे ये हो गया कि अब जितने तरह के एनजीओ थे वो सारे सोसाइटी के विभिन्न मामलों को न्याय के सामने उठाने लगे। हाई कोर्ट उसको आर्टिकल 226 में और सुप्रीम कोर्ट में या आर्टिकल 32 में इस मामले को लाने लगे, और इस पीआईएल के माध्यम से सरकारी मैसनरी को क्वेश्चन किया जाने लगा, सरकारी मैसनरी अब कोर्ट में आने लगी, और एनजीओ का एक नए तरह का रोल, डेमोक्रेसी का एक्सपेंशन कहिए, इससे हो गया। बाद में और भी डेमोक्रेसी एक्सपेंड हुआ और उसका तरीका था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में। तो समझिए ये एक तरह से नहीं, हमको जहाँ तक याद है गुमनाम लोढ़ा एक जस्टिस हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, तो उनके यहाँ पहले किसी ने पोस्ट कार्ड लिखा था, जिस पोस्ट कार्ड को उन्होंने पीआईएल मान लिया था, वहाँ से पीआईएल की शुरुआत हुई थी। बाद में 2008 वाली बता रहे हैं वो हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको जहाँ तक याद है कि पोस्ट कार्ड से गुमनाम लोढ़ा के पीरियड में शुरू हुआ था। और दूसरे एक जस्टिस पंछी हुआ करते थे, पंछी, हाँ, तो उस पीरियड में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा, फिर इधर पीएन भगवती के आने के बाद में थोड़ा सा ज़्यादा ये हुआ। खैर, हम ये जानना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति अगर लगता है कि किसी जनहित के मुद्दे पर, जनहित का मुद्दा कैसे तय होगा कि वो जनहित का मुद्दा है और पीआईएल दायर कर सकता है? जिसमें कि पब्लिक इंटरेस्ट, लार्ज मामलों में पब्लिक इंटरेस्ट हो, और दूसरा है क्या कि किसी का जो करने वाले हैं उसका कोई व्यक्तिगत हित उसमें नहीं होगा, और इस आधार पे ही मामले को लाया जाता है, या तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के। कई बार होता है ना कि पीआईएल के कई मामलों में अखबार की किसी खबर को ऑनरेबल हाई कोर्ट को लगता है कि इसको हमको पीआईएल में कर लेना चाहिए, वो पीआईएल में कर लेते हैं। चीफ जस्टिस को लगता है पीआईएल कर लेते हैं। कुछ मामलों में पब्लिक को लगता है कि हमको पीआईएल करना चाहिए। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहते हैं, ये मामला हुआ कि आरटीई के तहत हमको ये अधिकार दिया गया है कि हम अपने बच्चों को 25% रिजर्वेशन प्राइवेट स्कूल्स में दे सकें, और वहाँ नहीं मिल रहा है। वो लोग जा सकते हैं, इसलिए कि बहुत व्यापक ये मामला है, इस तरह के लोग कर सकते हैं। दूसरे ये कि फ़ीस की जो बढ़ोतरी है, बहुत मामलों में कोई सुन नहीं रहा है, एग्जीक्यूटिव सुन नहीं रहा है, सरकार सुन नहीं रही है, तो उस तरह के मामले में जा सकते हैं। कौन सा मामला होगा जहां जा सकते हैं और जहां पर है कि नहीं, अब इसके आगे नहीं जा सकते? एक आपका प्राइवेट अधिकार है, जैसे आपने कहा कि बच्चों का रिजर्वेशन है प्राइवेट स्कूल में,
और उनका अगर नहीं लिया जाता है तो उसके गार्जियन जाएंगे। यहाँ तो उनके गार्जियन को स्वतः अधिकार है, इसके लिए विभिन्न तरह का रिट जुरिस्डिक्शन है, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का। रिट जुरिस्डिक्शन में वो जा सकते हैं। लेकिन जहाँ कोई अधिकार नहीं, जैसे आपने देखा कि बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, उनका अधिकार था, आपके बच्चे नहीं हैं, लेकिन आपके नज़र में वो चीज़ आया है, आप PIL दाखिल करते हैं। आपका यहाँ लोकस स्टैंडाई कुछ नहीं है, आपके बच्चे नहीं हैं, आपका अधिकार उससे प्रभावित नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसको डालते हैं तो PIL का मामला इस तरह से बन जाता है। और जहाँ तक न्यायालय के संज्ञान में कोई चीज़ आता है तो वो भी एक तरह का संज्ञान ही है। आपने पहले सुना होगा अकबर और जहांगीर के टाइम में जिसको न्याय की ज़रूरत होती थी घंटा बजाता था। PIL लगभग उसी तरह का चीज़ है कि अगर यदि आपको लगता है कि आपका अधिकार या किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं पूरा हो रहा है, उसको वंचित किया जा रहा है, तो आप न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और न्यायालय उस पर संज्ञान लेगा। PIL में और हेवियस कॉर्पस में फ़र्क क्या है? हेवियस कॉर्पस है अगर कोई बंदी है, कोई जेल में है, तो उसके लिए 24 आवर्स से ज़्यादा अगर यदि कोई बंद है पहले से और उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं लाया गया है तो वो हेवियस कॉर्पस में बंदी प्रत्यक्षीकरण की उसको ले आइए, प्रत्यक्ष कराइए। हाँ, ये हेवियस कॉर्पस। तो ये दोनों फर्क क्या होगा? कहाँ हेवियस कॉर्पस? PIL में हमने बोला क्या कि PIL में आपको स्टैंडाई, लोकस स्टैंडाई की ज़रूरत नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति भी कर सकता है। Who will decide कि ये PIL है कि नहीं? हमने कोई कंप्लेन किया, किसी वकील को किया या चिट्ठी लिखी, हमारे पास ये नहीं है, ताकत नहीं है कि हम उतना पैसा दे करके रीड करने जाएं, तो हमने एक चिट्ठी लिखी कि भाई ये कंप्लेन है हमारा जो सार्वजनिक हित के मामले से जुड़ा हुआ है, तो वो हमने भेज दिया, वो कंप्लेन में इंडोर्स हो जाएगा और उसके बाद में सुनवाई होनी शुरू हो जाएगी, या वहाँ कोई कमेटी है जो कमेटी तय करेगी PIL का मामला बनता है या नहीं मामला बनता है? क्योंकि कई सारे मामले ऐसे आए हैं जिन मामलों में हाई कोर्ट ने तय किया, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया, PIL बनता ही नहीं है। जी, PIL दाखिल करने का, जैसे आपने कहा क्या कि कोई अगर पत्र लिख दिया माननीय न्यायाधीश महोदय को, चीफ जस्टिस साहब को अगर लिखा गया, उनके संज्ञान में आया और उनको लगा कि हाँ इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो वो उसको PIL में कन्वर्ट करेंगे। और जहाँ तक आप बोले हेवियस कॉर्पस में बजाते एक रिट लाया जाता है, या तो हाई कोर्ट में आप लाते हैं तो संबंधित व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति ला सकता है कि फलां आदमी को यहाँ से उठा के ले जाया गया, या उसका कोई रिलेटिव है वही सिर्फ दायर कर सकता है हेवियस कॉर्पस। में आपको लोकस स्टैंडाई का ज़रूरत पड़ता है, जहाँ आप हिट है और आपको लड़ने का अधिकार दिया गया है, आपको पावर दिया गया है, वकालतनामा मिल गया है वो। लेकिन PIL में वो आपको लोकस स्टैंडाई की ज़रूरत नहीं। ये बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों। अभी तक रिट तो हम लोगों के संविधान में बहुत पहले था, PIL को हम लोग मानते हैं 1980 से ये आया है। नहीं, जैसे कि एक चीज़ हमको याद आया, हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला था झारखंड बनने के बाद ही, झारखंड बनने के थोड़ा पहले ठीक से हमको याद नहीं आ रहा है, उसमें फैसला ये था कि किसी महिला ने ये कंप्लेन लिखा कि हम वुमेंस कॉलेज में पढ़ते हैं और वहाँ से हमको उठा के ले जाया गया और ले जा करके हमारे साथ ऐसे यौन शोषण किया गया, 3-4 दिन में ला के पटक दिया गया। उसने कंप्लेन लिखा, हमारा नाम नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसमें ये क्या नाम है, हाई कोर्ट ने उसको PIL मान लिया था। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था इस मामले की जांच कराई जाए, क्या कराई जाए। उसने कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं दी थी, सिर्फ यह बताया कि मैं यहाँ पढ़ती थी, मुझे जब मैं निकल रही तो उसमें कोई उठा करके ले गया। ये यौन अपराध का जो मामला है, यौन अपराध में प्रायः अगर किसी का आइडेंटिटी आ भी जाता है तो उसको गुप्त रखा जाता है। अच्छा, अगर न्यायालय के समक्ष आया भी होगा तो उसमें उसके आइडेंटिटी को बताया नहीं जाता है, पब्लिक नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि अभी जजमेंट आ चुका है कि अगर इस तरह की कोई पीड़िता है तो जजमेंट में भी उसका नाम नहीं लिखा जाता है, जिससे कि किसी भी तरह से उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, ऐसा नहीं हो। तो वहाँ उसने लिखा होगा और न्यायालय ने संज्ञान लिया तो उस तो वो पीड़ित पक्षकार है, पीड़ित पक्षकार की बात तो सुनी जानी ही चाहिए, और न्यायालय ने सुना। नहीं, पक्षकार कैसे, जब उसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं तो पक्षकार कैसे है? मैंने बताया ना। अच्छा, उसने दिया होगा लेकिन इन्होंने ओपन नहीं किया। न्यायालय उसको कभी ओपन नहीं करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए उस विषय पर हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन पीड़ित पक्षकार तो वो थी।
अब थोड़ा ये आपके जुडिक्शन में आए, थोड़ा ये रियल इस्टेट में किस तरह के मामले आपके यहाँ जा सकते हैं, किस तरह के मामलों की सुनवाई करते हैं? क्योंकि रियल इस्टेट में आमतौर पर ये होता है कि कारपेट एरिया क्या हुआ, कंस्ट्रक्टेड एरिया क्या हुआ। एक तो ये मामला हुआ, आपने ये हमारे साथ एग्रीमेंट किया कि हम 2 साल में दे देंगे, 5 साल तक लटकाए हुए हैं। आपने कहा कि इतना पैसा लेंगे, उसके बाद में कह रहे कि इतना पैसा दें। किस तरह के मामले हैं जो आपके यहाँ जाएंगे? रियल एस्टेट, हम लोगों का रियल एस्टेट ट्रिब्यूनल है जी। और रियल एस्टेट में एक तो प्राधिकार है, उसके बाद उसका अपीलेट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल है। वहाँ पे प्राधिकार में भी 3 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन, एक टेक्निकल मेंबर और एक जुडिशियल मेंबर। और उसी प्रकार वहाँ से जो पीड़ित पक्षकार है वो ट्रिब्यूनल में आते हैं। वहाँ भी ट्रिब्यूनल में भी पहले अपीलेट अथॉरिटी में जाएंगे, पहले प्राधिकार में जाएंगे, प्राधिकार में अथॉरिटी में जाएंगे जी। उस वहाँ से अगर यदि वो संतुष्ट लगता है कि नहीं हो, संतुष्ट नहीं, हाँ, तब वहाँ ट्रिब्यूनल में जाएंगे। और ट्रिब्यूनल में भी चेयरमैन है, एक जुडिशियल मेंबर है, एक टेक्निकल मेंबर है। और ये मामला जो आप बता रहे हैं ये टेक्निकल मामला है, उसमें इंजीनियर्स होते हैं, वो बताएंगे और वो सहयोग करेंगे चेयरमैन को, बताएंगे कि उसके साथ क्या हुआ है। इसमें फाइन का भी है प्रावधान और सजा का भी प्रावधान। ये किस तरह के मामले, मतलब एक तो बताया हमने कि हमसे वहाँ एग्रीमेंट पर- किया कि 2 साल में देंगे, आप 2 साल से लटकाए वो हुए हैं, मामला- तो उस पर ब्याज हमको मिलना चाहिए। हाँ, वो मामला आप लास्ट पहले तीसरे की आप प्राधिकार कंस्ट्रक्टेड एरिया, कारपेट एरिया, दोनों में फ़र्क होता है। में- जी, तो वो आप हमारे हिसाब में तो जोड़ रहे हैं कि आपको उतना देना पड़ेगा, आप दे नहीं रहे उतना हमको कारपेट एरिया। तो ये सारे मामले जो है, ये सारे मामले पहले प्राधिकार में जाएंगे। हाँ, अब प्राधिकार को है अधिकार कि आपको मुआवजा दिलाए या आपको जितना आपका अधिकार है उसको दिलाए। वहाँ से आप अगर संतुष्ट नहीं है तब हमारे यहाँ ट्रिब्यूनल में। आपके यहाँ भी कितने कंप्लेन केस होंगे करीब करीब? ये हमारे यहाँ करीब करीब अभी हम लोगों के यहाँ करीब 35 केस आएंगे। इसके पहले ट्रिब्यूनल बनने के पहले ये मामला RRDA में जाया करता हाँ, था। हाँ। तो RRDA का क्षेत्राधिकार समाप्त हो गया और अभी मामले हम लोगों के यहाँ RRDA से आ ही रहे हैं। कुछ तो जो वहाँ उनके से यहाँ पेंडिंग है वो सारे मामले आपके यहाँ आ हम जाएंगे। लोगों के यहाँ आ रहे हैं अभी। हाँ। अभी प्रोसेस में ये हमारे चेयरमैन यहाँ पर जून में ज्वाइन किए थे, जून 2020 में, और संभव तभी से ही तो हम लोगों के यहाँ कभी लॉकडाउन और कोविड का तो लॉकडाउन ही मामला चल रहा है, उसके बाद है। लॉकडाउन ही तो चल रहा है। ये परेशानी है। न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के बारे में हमने बताया कितने तरह के न्यायालय होते हैं, यह ताकि आप यह जान सकें कि आपको बहुत सारे डोर नहीं खटखटाने हैं, कहाँ जाएंगे, किस तरह के मामलों को लेकर के, कहाँ एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, कहाँ जुडिशरी में जाएंगे, कहाँ अपीलेट अथॉरिटी में जाएंगे, कहाँ ट्रिब्यूनल में जाएंगे। कानून की बात में बताने का मतलब यह होता है कि हम आपको अवेयर करें, चीज़ों को बताएं, आप जानें और आपके आस पड़ोस में जितने जानने वाले हैं उनको भी बताएं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी व्यवस्था कर दी है जिसमें कि बहुत सारे समुदाय को, हमको लगता है कि आधे से ज़्यादा समुदाय को यह अधिकार मिल गया है कि बगैर पैसा खर्च किए भी अपने हक के लिए लड़ सकते हैं और न्याय पा सकते हैं। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलें, किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जोहार, धन्यवाद।